रमज़ान के इस मुबारक महीने में जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना प्रेस मीटिंग में आप सभी का इस्तकबाल और हम स्वागत करते हैं। आपको मालूम है कि आमतौर पे मीटिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को रख लिए हैं। तो जैसा कि प्रेस नोट आप तक पहुंच भी गया होगा, 5 इश्यूज को हमने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाईलाइट किया है। उनमें सबसे अहम इशू जो बहुत रिसेंटली रामनवमी का जो त्यौहार था, उस मौके पर पूरे मुल्क में जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं। तो कुछ रियासतों में, कुछ स्टेट्स में और उनके कुछ शहरों में इन जुलूस के दौरान वायलेंस हुआ है, आगजनी और तोड़फोड़ हुई है, कहीं कहीं गोलीबारी भी हुई है। और जो ट्रेंड नजर आता है वो ये कि ये एक नॉर्मल ट्रेंड बन गया है, खास तौर से कुछ सालों से, कि रामनवमी के जुलूस, उसमें लोग हथियार लेकर और नारे लगाते हुए और ऐसे कैसेट्स बजाते हुए जो बहुत प्रोवोकेटिव और इश्ताल अंगेज हैं, और ऐसे रास्तों से खास तौर से जुलूस को गुजारा जाता है जहां मस्जिदें हों, इबादत गाहें हों। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ और हमने देखा कि बिहार के 4 शहरों में बड़े पैमाने पर वायलेंस हुई। ख़ास तौर से नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ में सबसे ज़्यादा वायलेंस के वाक़यात सामने आए। कलकत्ता में, हावड़ा और हुबली में भी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और आगजनी हुई, नुकसानात पहुंचाए गए। महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर हुआ, गुजरात में हुआ, बड़ौदा में। तो जमात इस्लामी हिंद इस पहलू से ये बहुत तशवीश की बात है, और ख़ास तौर से मजहबी जुलूसों को जिस तरह का रुख दिया जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। और वायलेंस जो ज़्यादा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं उन स्टेट्स में हुआ है जहां जिस पार्टी की मरकज़ में हुकूमत नहीं है, मरकज़ में हुकूमत है, और स्टेट में जहां नहीं है, उन स्टेट्स को ख़ास तौर से सिलेक्ट किया गया, टारगेट किया गया। और ये जो वायलेंस हुई है, ये कोई अब्रप्ट नहीं मालूम होती, बल्कि प्लान्ड मालूम होती है। और इसमें इंटेलिजेंस का न सिर्फ फेल्योर और पुलिस की नाकामी है, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में कई जगहों पर ऐसा हुआ है। पुलिस मौजूद है, लोग मस्जिदों पर चढ़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और वायलेंस कर रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस की तरफ से उस वक्त कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में एक्शन हुआ, कई जगह लाठीचार्ज भी हुई, कई जगह आपस में गोलीबारी और पथराव के वाकयात हुए, लेकिन पुलिस का रोल जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और ये बात वाज़ेह है कि ये कोई नई चीज़ नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, मालूम था कि ऐसे वाकयात हो सकते हैं। इसके बावजूद उसकी पूरी एहतियात और तैयारी नहीं की गई। तो ये पहलू एक बहुत अहम पहलू है। आज भी हनुमान जयंती का त्यौहार है। अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट कहीं से नहीं मिली है, लेकिन अंदेशे हमेशा रहते हैं जब भी ऐसा कोई त्यौहार आता है। और इसमें ख़ास तौर से पहले ये सब नहीं होता था, जुलूस वगैरह, और जुलूस में भी उसके हथियार लेकर निकलना। लेकिन अब ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और साफ नज़र आता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है। और बाकी चीज़ें आप सब जानते हैं कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, कौन, किसको इस तरह की पॉलिटिक्स से फ़ायदा होता है। लेकिन पुलिस और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के वाकयात को रोकने की कोशिश करे। एक और फैसला जो आया है अभी दिल्ली, जयपुर हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का, वो 2008 के
बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट जो हुए थे 13 मई 2008 में, जिसमें तकरीबन 71 लोग मारे गए और 180 से ज़्यादा लोग उसमें जख्मी हुए, उसमें 7 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। 7 में से 2 लोग वो हैं जिनको बटला हाउस एनकाउंटर में शहीद कर दिया गया था, उनको मेन एक्यूज बनाया गया था। उसके अलावा 5 और लोग थे। 5 में से एक शाहबाज नाम के एक नौजवान को कुछ वक्त पहले अदालत ने बरी कर दिया था, और अभी हाल में जो फैसला आया है उसमें बाकी के जो 4 नौजवान हैं, मुस्लिम नौजवान, उनको भी हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। और सिर्फ बरी नहीं किया बल्कि अदालत ने बहुत सख्त कमेंट किए हैं, और वहाँ एजेंसी, जांच एजेंसीज और पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की बाकायदा सिफारिश की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिनकी वजह से बेगुनाह लोग 15 सालों तक जेल में रहे। और हमारा कहना यह है कि सिर्फ इतना जुर्म नहीं है उनका कि 15 साल बेगुनाह लोग जेल में रहे और उनको दहशतगर्द करार दिया जाता रहा, बल्कि 15 साल से जो असल मुजरिम हैं, जो रियल टेररिस्ट्स हैं, जिन्होंने बम ब्लास्ट प्लान किए, एग्जीक्यूट किए और जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की, वो अभी तक आजाद हैं। तो पूरा इंसाफ तभी होगा जब वो असली चेहरे सामने आएंगे और उनको सजा मिलेगी, और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी जिन पुलिस ऑफिसर्स की वजह से बेगुनाह लोग 15 साल तक जेल में रहे, और जो असल मुजरिम हैं वो अभी तक आजाद हैं। बल्कि हम यहां तक कह सकते हैं कि ये जो हुआ है ये कोई नेग्लिजेंस नहीं है, लापरवाही नहीं है सिर्फ, बल्कि हमको ये लगता है कि बाकायदा जो असल मुजरिम और जो रियल टेररिस्ट हैं और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको बचाने की कोशिश की गई है। उनको बचाने के लिए मासूम और बेगुनाह लोगों को फ्रेम किया गया है, ये हमारा मानना है। और हम इसीलिए डिमांड करते हैं कि इस पूरे वाकये की दोबारा से जांच की जानी चाहिए। तो ये एक बहुत ही वेलकम वर्डिक्ट है हाईकोर्ट का। इससे उम्मीद पैदा होती है कि हमारी अदालतें अभी भी, इनसे उम्मीद रखी जा सकती है कि कुछ मामलों में उनसे इंसाफ मिलेगा, और ये जो फैसला आया है ये उसी तरह का एक फैसला है, इससे एक उम्मीद पैदा होती है। और हम ये मुतालबा भी करते हैं हुकूमत से कि वो इन नौजवानों को जिनको बरी किया गया है, इनको इन 15 सालों का मुनासिब मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। इनकी लाइफ खराब हो गई, इनका करियर तबाह हो गया, 15 साल, इनकी जवानी के 15 साल जेल में निकल गए। तो हुकूमत को उनके लिए माकूल मुआवजे का इंतज़ाम करना चाहिए, हमारा मुतालबा भी। एक और फैसला इन दिनों बहुत इत्मीनान और हिम्मत और हौसला देने वाला जो अभी आया है, वो मीडिया वन, जो केरला का एक मलयाली चैनल है, जिस पर पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, उसकी ब्रॉडकास्टिंग के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और उसकी ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया गया था, जिसको बाद में वहाँ के केरला हाई कोर्ट ने उसको मेंटेन किया, उसको बरकरार रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उस बैन को आर्जी तौर पर हटा दिया था। और अब फाइनल फैसला इस सिलसिले में जो आया है वो एक तारीखी फैसला है, वो एक हिस्टोरिकल फैसला है, और उसमें जो बातें कही गई हैं वो बहुत बेसिक हैं। वो सिर्फ मीडिया वन से मुतालिक नहीं है, बल्कि वो बातें मीडिया की और प्रेस की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको जिस तरह हुकूमत अंडरमाइन करने की और उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस खुद शामिल थे, साफ तौर पर कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर किसी इंडिविजुअल सिटीजन या किसी ग्रुप की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप
नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसको तंग नहीं कर सकते, और इसमें ऐसा किया गया है। तो ये बहुत ही अहम बात है, और इसको डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसा चैलेंज बताया कि अगर हुकूमतें ये करेंगी कि जो चैनल्स और जिनके व्यूज उनको पसंद नहीं है उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां होंगी, तो प्रेस की आज़ादी और मीडिया की आज़ादी और सिटीजन्स की आज़ादी मुतासिर होगी। एक बात यह भी कही गई है बहुत साफ तौर पर इस फैसले में कि हुकूमत की पॉलिसी और हुकूमत के डिसीजंस को क्रिटिसाइज करना ये किसी सिटीजन की और किसी चैनल या किसी अखबार का एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इस क्रिटिसिज्म को एंटी एस्टेब्लिशमेंट करार देना या एंटी नेशनल करार देना और इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताना, ये खुद एक बहुत खतरनाक रुझान है। तो ये जो बात कही गई है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना या हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, ये इस राइट को इस फैसले में असर्ट किया गया कि ये राइट है डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल्स का, और इस बुनियाद पर किसी अखबार, किसी मीडिया हाउस, किसी चैनल, किसी इंडिविजुअल को आप बैन नहीं कर सकते। इसी तरह से इस फैसले में सील्ड एनवेलप का जो कल्चर है उसको भी बहुत सख्ती से क्रिटिसाइज किया गया है कि इस तरह की चीजें कोर्ट में सील्ड एनवेलप में नहीं आनी चाहिए, बल्कि वाज़ेह तौर पर बताया जाना चाहिए। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि इसे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, बल्कि आपको बताना होगा कि कौन सी चीज से किस तरह का खतरा है, और उसके लिए सबूत देने होंगे, और वो सबूत सबको आम करने की जरूरत है। वो सिर्फ चुपके से जजेस तक पहुंचाना उसका काफी नहीं है। तो इस पर भी खासा क्रिटिसिज्म हुआ है। तो हम इस फैसले को वेलकम भी करते हैं, और इन हालात में खास तौर से जब मीडिया की आज़ादी को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल तंग किया जाता रहा है और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसके दबाव में काम कर रहा है, ऐसे में इस फैसले से मीडिया की आज़ादी और लोगों के लिए डेमोक्रेटिक माहौल को मुस्तहकम करने के लिए एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि ये एक मददगार फैसला है, और इससे उम्मीद है कि हुकूमत अपना रवैया बदलने पर आमादा होगी, और हमारी जो तस्वीर इंटरनेशनल सतह पर प्रेस और मीडिया की फ्रीडम का जो इंडेक्स हमारा बहुत नीचे चला गया है उसको सुधारने और देश की डिग्निटी और गरिमा और इज्जत को बचाने की हमारी हुकूमत जरूर कोशिश करेगी। इसके अलावा हमने और जो इश्यूज शामिल किए हैं उनमें एक इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। पहले भी इस इशू पर बात हुई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से अननोन सोर्सेस से पार्टीज की जो फंडिंग होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और एक रिपोर्ट एडीआर की अभी जो आई है उसमें बताया गया कि 66% जो इनकम है 7 बड़ी पार्टीज की वो अननोन सोर्सेज से है, और उन अननोन सोर्सेज में भी 83% ऑफ दैट अननोन इनकम 83% इज थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और इलेक्टोरल बॉन्ड में ये पता नहीं चलता कि ये पैसा देने वाले कौन लोग हैं, लेकिन चूंकि ये बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सेल होते हैं और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा ये पता कर सकती है कि कौन से बॉन्ड किसके हैं, किसने खरीदे हैं। लिहाजा ये, और 2017 में एक कानून में तरमीम की गई, और उस तरमीम के जरिए से इस ट्रांसपेरेंसी को बहुत नुकसान पहुंचा है। लोगों को ये जानने का हक है कि कौन सी पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है और कौन दे रहा है, ये जानने का हक आवाम को है, लोगों को है। तो हम ये समझते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में, चाहे वो स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स हो, उसमें पैसे का रोल बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और ट्रांसपेरेंसी वो बहुत मुतासिर हो रही है। जमात इस्लामी हिंद इसको मुल्क के लिए एक अच्छी अलामत नहीं समझती, और हम उम्मीद करते हैं जुडिशरी से भी और लेजिस्लेचर से भी कि वो इस तरह के कानून बनाए कि इस तरह की जो
पैसे का रोल जो बढ़ता जा रहा है, इस रोल को कम किया जाए और कंट्रोल किया जाए। और आखिर में हमने अपने प्रेस नोट में इस बात का जिक्र भी किया है, जो पूरे मुल्क में हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कई दिनों से वो डिबेट जारी है कि अडानी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई और उसमें जिस तरह के स्कैम सामने आए हैं, और उसमें LIC का भी पैसा काफ़ी इन्वॉल्व है, और उस LIC के ज़रिए आम हिंदुस्तानियों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मामला है, और अपोजिशन पार्टीज बराबर इसका मुतालबा करती रही है कि आखिर इस पर क्यों नहीं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए। तो हम समझते हैं कि ये मुतालबा मुनासिब है, और हम इसकी तायीद करते हैं कि इतने हसास और सेंसिटिव इशू पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाए और इसकी जांच कराए। अगर गवर्नमेंट को ये डर नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, तो फिर क्यों हुकूमत इससे डरी हुई है और क्यों हुकूमत इससे बचना चाहती है? अगर इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने से सच सामने आ जाएगा। लेकिन ये जिस तरह से ये हो रहा है, इसे साफ नजर आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में आवाम को बराबर बताया जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ है, और सच को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं, और आप हजरात के लिए सवालात का भी मौका है, और इफ्तार का वक्त होने से पहले पहले हमको बाकी तमाम चीज़ों से भी फारिग होना है, जो हजरात बाइट्स वगैरह लेंगे। तो इसका ख्याल रखते हुए हम सवालात को भी मुख्तसर कर सकते हैं, ताकि बाइट लेने वाले महरूम ना हो जाएं। सर, एक जो हो रहा है सर,